और आइए अब चलते हैं सीधे गोरखपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए गोरखपुर में हिंदुस्तान मीडिया के पूर्वांचल समागम में योगी शिरकत कर रहे हैं। पहला अक्षर माफिया और दूसरा मच्छर। माफिया पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मच्छर जनित एक रोग होता था इंसेफ्लाइटिस, हर साल सैकड़ों बच्चे मर जाते थे उससे, और पिछले दिनों उस पर काबू पाया गया। ये हुआ कैसे? मैं सबसे पहले शशिशेखर जी आपका और हिंदुस्तान परिवार का हृदय से अपनी सिटी में हृदय से आपका स्वागत करता हूं। ये गोरखपुर का कमाल है कि मच्छर और माफिया के खिलाफ जो हमारी लड़ाई थी वो गोरखपुर से शुरुआत हुई और आज उसने पूरे प्रदेश के अंदर उसकी एक धमक देखने को मिल रही है। माफिया और मच्छर के खिलाफ हमारी लड़ाई यहां से 1997-98 में प्रारंभ हुई थी। दोनों से गोरखपुर भी त्रस्त था और उसके बाद जिस प्रकार की सरकारें प्रदेश में आई उससे पूरा प्रदेश भी त्रस्त हुआ था। मैं अभिनंदन करूंगा गोरखपुर के नागरिकों का, यहां के व्यापारियों का और यहां के सामान्य नागरिकों का भी, जिन्होंने जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके उस दौर में जब मैं अकेले था मेरे साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को सफलता की एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और आज न केवल गोरखपुर, एक समय गोरखपुर ऐसा था जब यहां पर हर व्यापारी गुंडा टैक्स देता था, हर चौराहे पर वसूली होती थी, कहीं पर भी कोई बड़ी गोलीकांड की घटना घटित हो सकती थी। और मुझे याद है जब 1998 में मैं पहली बार सांसद बना था तो गोरखपुर के बंद फर्टिलाइजर कारखाना को पुनः संचालित करने के लिए मैं उस समय के फर्टिलाइजर मिनिस्टर श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी के पास गया था। तो उन्होंने मुझे देखा, वो देखते ही रहे आधे घंटे तक। तो मैंने उनको कहा मेरा प्रस्ताव में गोरखपुर का एक फर्टिलाइजर कारखाना बंद है, इसको आप चला दीजिए। तो उन्होंने कहा मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप गोरखपुर से चुनाव कैसे जीत गए। मैंने कहा क्या मतलब? जनता मुझे चुनाव जिता करके भेजी है। कहा नहीं, मैं एक बार गोरखपुर गया था एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए, और जैसे ही मैं वहां गया तब तक वहां गोलियां चलने लग गई। तो मैं उसके बाद से गोरखपुर नहीं गया। 30 साल हो गए मैं गोरखपुर नहीं गया हूं। यानी 1967-68 में वे गोरखपुर आए थे, उसके बाद से वे गोरखपुर फिर से कभी नहीं आए। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने अपना पत्र वापस लिया, मैं वापस आया। मैंने यहां के नागरिकों के साथ बैठक की, यहां के व्यापारियों के साथ भी बैठक की, और मैंने सबसे कहा, मैंने कहा देखो ये जो पहचान है गोरखपुर की, आपने अपना जीवन तो व्यतीत कर दिया, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? आपको इस पहचान से ऊपर उठना पड़ेगा। और लोगों ने आंख बंद करके हम पे विश्वास किया, एकदम विश्वास। मैं इस बात को मानता हूं, हर तबके का व्यक्ति हमारे साथ हर एक लड़ाई में लड़ा, पहले माफिया के खिलाफ और फिर मच्छर के खिलाफ। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस की इस लड़ाई को 1977-78 से यहां पे इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, कोई पूछता नहीं था। बच्चे हर बार 1200, 1500, 2000 बच्चों की मौत हर बार होती थी, क्योंकि जो बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे, दुखद पहलू इसका यह है कि वे ज्यादातर
गरीब तबके के थे, उनकी अपनी कोई वॉइस नहीं थी। हो सकता है कुछ राजनीतिक दलों के लिए वो वोट बैंक रहा हो, लेकिन जब वह बच्चा एक बीमारी की चपेट में आकर के दम तोड़ता था, उस समय वह किसी का वोट बैंक नहीं रह पाता था। लेकिन गोरखपुर के अंदर घटना घटित होती थी, क्योंकि यहां पे एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज एकमात्र मेडिकल कॉलेज था। और मैं 1998 में सांसद चुना गया था। मैंने संसद में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया तो पहले मुझे इसकी परमिशन भी नहीं मिली, क्योंकि संसद के अपने नियम होते हैं कि राज्य के विषय आप वहां नहीं उठा सकते। फिर मैंने इंसेफ्लाइटिस के बारे में जानकारी ली। इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए कुछ चिकित्सक यहां पे थे जो ईमानदारी के साथ अपनी आवाज उठाते रहते थे। उनके साथ बैठक की और मैंने उनसे इस बात को कहा कि भाई देखो, संसद में मुझे इसलिए सफलता नहीं मिल पाती है क्योंकि लोग ये मानते हैं कि बीमारी राज्य लोकल स्तर पर है और राज्य सरकार को इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा इस बीमारी है कहां कहां। मुझे जानकारी मिली बिहार में भी मौतें हो रही हैं, उड़ीसा में भी बीमारी थी, असम में है, आंध्र प्रदेश में है, इससे पहले तमिलनाडु में रही है। तो मैंने कहा 2 से अधिक राज्यों में है, इसका मतलब ये नेशनल इश्यू बन सकता है। फिर मैं इसी बात को लेके मैंने इस मुद्दे को संसद में उठाना शुरू किया और देखते ही देखते संसद की आवाज बनी। और आज मुझे इस बारे में प्रसन्नता है कि गोरखपुर से जो लड़ाई प्रारंभ हुई थी, इंसेफ्लाइटिस की इस लड़ाई को अंततः तब सफलता प्राप्त होनी थी जब मैं मुख्यमंत्री बनूं और मैं अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से भारत सरकार के सहयोग से इस पर नियंत्रण भी स्थापित कर लूं। मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, हमें सबसे ज्यादा सफलता इस मामले में तब मिली जब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब के घर में एक शौचालय दे दिया। स्वच्छता का यह अभियान, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य की सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को, जिला चिकित्सालयों को हम लोगों ने इस योग्य बनाया कि कोई भी स्थानीय मरीज वहीं पर उपचार की सुविधा ले सके। और उसको लेने के बाद हमने सर्विलांस को मजबूत किया। मेडिकल कॉलेज में वही पेशेंट आता था जो गंभीर होता था या जिसको वास्तव में मेडिकल कॉलेज आने की आवश्यकता थी। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है कि इंसेफ्लाइटिस में से होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम 95% से अधिक नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और इसके साथ ही जब हमारी सरकार के 4.25 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, माफिया और मच्छर दोनों प्रदेश से एक प्रकार से समाप्ति की ओर है। माफिया पे आऊंगा, लेकिन इस बीमारी के बारे में एक आरोप आप पर है कि आपने इसका नाम बदल दिया, बीमारी है तो नाम बदल देने से बीमारी गायब हो गई। देखिए, आंकड़ों से ही नहीं, हमारे यहां देखिए हमने एक विभाग की जवाबदेही तय की इस मामले में। मैं जानता था इस बारे में कि क्योंकि 2004-05 में हमने वैक्सीनेशन का कार्यक्रम यहां प्रारंभ किया था और जब भारत सरकार से हमने वैक्सीन यहां के लिए उपलब्ध करवाए थे और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम था, तो मुझे मालूम है कि कोई भी वायरस वैक्सीनेशन के बाद अपना नेचर चेंज करता है। कोरोना में आप देख रहे होंगे डेल्टा प्लस और फिर उसके नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। तो यही इंसेफ्लाइटिस के साथ भी हुआ था। 1977 से लेकर के 2004 तक यह जापानी इंसेफ्लाइटिस के रूप में था, जेई के रूप में था। लेकिन 2004 में 4-5 में हमने यहां पे वैक्सीनेशन का जो ड्राइव यहां पे चलाया था, तो अभी भी चल रहा है, हर वर्ष हम चला रहे हैं। उसके बाद वह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के रूप में यहां देखने को सामने मिला है। काफी बड़ी संख्या में यहां मौतें उसके बाद उससे होने लग गई। हम लोग फिर उसकी गहराई में गए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज की टीम इस मामले में काफी अच्छा काम कर रही थी
और लगातार उनके साथ मेरी बैठकें होती थीं, उनके साथ एक इंटरेक्शन होता रहता था। उनसे मैं इस संबंध में नोट भी मांगता था, आगे इसमें क्या हो सकता है। मैं बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि हमें व्यक्तिगत जीवन के बिहेवियर को उसको भी चेंज करना पड़ेगा। खासतौर पर स्वच्छता, सैनिटाइजेशन पर हमें फोकस करना पड़ेगा, शुद्ध पेयजल को करना पड़ेगा। जब हमारी सरकार आई तो हमने दोनों पक्षों को लिया। एक, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाओं की स्ट्रेंथनिंग पे जोर दिया। पीएचसी है, सीएचसी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। जो ये 7 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के से सर्वाधिक प्रभावित थे, इन 7 जनपदों में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और कुछ सीएचसी को हम लोगों ने लिया, जहां पे पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई संपन्न करवाई गई। मैन पावर को वहां पर प्रशिक्षित किया गया, जो पीडियाट्रिशियन थे, जो वहां पर पैरामेडिक्स थे, जो नर्सिंग स्टाफ था, आशा वर्कर थी, इन सब को भी हम लोगों ने प्रशिक्षित किया। सर्विलांस को मजबूत किया। और ये चीजें, देखिए, ये जो अनुभव हमारा था, ये केवल इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर कोरोना प्रबंधन में सबसे बड़ी आबादी का राज्य सबसे अच्छा परिणाम दे रहा है। तो उसके पीछे हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस के दौरान जो कुछ अनुभव हासिल किया, उसको हमने फिर इस पे लागू किया। कोरोना पर मेरे दिमाग में एक सवाल आया। जब कोरोना शुरू हुआ उस समय हमारे पास शायद एक भी लैब नहीं थी उत्तर प्रदेश में जो जांच कर सकती। युद्ध स्तर पे काम हुआ, हम लोग देख रहे थे उसे। लेकिन जब सेकेंड वेव आई तो ऐसा लगा वो सारे साधन ध्वस्त हो गए हमारे, और उत्तर प्रदेश का उसमें थोड़ा सा नाम उस समय धूमिल हुआ। तो वो अनुभव क्या थे, चैलेंजेस क्या थे, ओवरकम कैसे किया? देखिए, एक तो हम लोगों को इस बारे में देखना होगा, भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी, दुख है, उसका कारण भी है और उसका निवारण भी है, समुच्चय भी है। हमें मानसिक रूप से पहले तैयार होना पड़ेगा कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। 1918 से लेकर के 1926-27 के बीच में स्पेनिश फ्लू ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था। पर मिलियन उस समय मरने वालों का जो आंकड़ा था वो लगभग 25,000 से लेकर 30,000 था। उस समय साधन नहीं थे, जो सरकारें थी उतनी संवेदनशील नहीं थी, आबादी कम थी लेकिन मौत ज्यादा हुई थी। आज जब हम 21वीं सदी में हैं, आज भारत स्वतंत्र है, एक संवेदनशील सरकार देश के अंदर कार्य कर रही है, अपने देश के नागरिकों के प्रति संवेदनशील भी है और विजनरी भी है। सरकार ने आज के समय के अनुरूप उस कार्यक्रम को जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया, कोरोना की पहली आहट फरवरी के अंत में देश के अंदर हुई थी, 2020 फरवरी के अंत में हुई थी। उत्तर प्रदेश में मार्च 2020 में कोरोना के मामले देखने को मिले थे। सबसे बड़ी बात यह है कि लीडरशिप किस दिशा में राज्य को, देश को ले जा रहा है। और पहले दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश को मिल रहा है। हर एक फील्ड में आप देख रहे होंगे, कोरोना कर्फ्यू हो, लॉकडाउन हो, या फिर उसके बाद जो प्रवासी कामगार और श्रमिकों के पलायन का मुद्दा रहा हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हर गरीब के लिए राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का रहा हो, जनधन अकाउंट धारी उन सभी महिलाओं को एक निश्चित धनराशि उपलब्ध करवाने का हो, निराश्रित महिलाओं को वृद्धावस्था से जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए, या फिर हर एक उस परिवार को जिसको सौभाग्य योजना के अंतर्गत या फिर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के कनेक्शन फ्री दिए गए थे, उनको फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का हो।
या फिर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में किए गई घोषणाएं हों, इस सभी देश ने की और दुनिया के अंदर भारत पहला देश था जिसने इस प्रकार के कदम उठाए। बीमारी से बचाव भी, जीवन भी बचाना है, लेकिन साथ साथ जीविका को बचाने के लिए प्रयास किए। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन के अंतर्गत काम किया, उनके मार्गदर्शन में काम किया। पहले वेब में हम लोगों ने सफलतापूर्वक सभी चुनौतियों का सामना करने के बाद अचानक दूसरी लहर उत्तर प्रदेश के अंदर आई और देखते ही देखते उस समय स्थिति को इतनी पैनिक किया गया और मुझे देखकर कभी तो आश्चर्य होता है। आज भी देश के अंदर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर स्थिति अनियंत्रित सी है और दुनिया के तमाम देशों में, लेकिन कहीं मीडिया ट्रायल नहीं है। नहीं है महाराज जी, वहां भी यही आरोप लगते हैं। मीडिया तो आरोप के लिए ही है। बिल्कुल मैं क्या कर रहा हूं, ये चीज आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। सवाल ये है, हमें जब किसी पर कोई आरोप या उंगली उठानी हो तो हमें तुलना भी करनी चाहिए। याद करिए, सेकेंड वेव के समय ऑक्सीजन कि जब किल्लत देखने को मिली थी, उत्तर प्रदेश 700 मीट्रिक टन में अपनी 24 करोड़ जनता को ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा था, लेकिन दिल्ली 800 मीट्रिक टन की आपूर्ति ऑक्सीजन की होने के बावजूद 1.25 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध करा पा रहा था। यही दूसरा, हम 24 करोड़ जनता को यहां बेड्स उपलब्ध करा रहे थे, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करा रहे थे, और दिल्ली 1.25 करोड़ की आबादी के बावजूद सबसे अधिक स्वास्थ्य का पैसा खर्च होता है दिल्ली में। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी होता होगा। आप आश्चर्य करेंगे कि दिल्ली के मरीज गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में, मेरठ में, हापुड़ में, बुलंदशहर में, मुरादाबाद में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में भर्ती हो रहे थे और हम लोग भर्ती करवा रहे थे। हम लोगों ने कहा, यह मानवता की सेवा का अवसर है, हमें भेदभाव किसी के साथ नहीं करना चाहिए। तो तीसरी लहर के लिए आप तैयार हैं पूरी तरह? हम दूसरी लहर को पूरी तरह नियंत्रित कर चुके हैं। आप यानी 25 करोड़ की आबादी का राज्य, आज हमारे पास मात्र 600 एक्टिव केस हैं। 9 से 10 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला नहीं है। और उत्तर प्रदेश ने अब तक के जो लक्ष्य तय किए हैं, यानी हम लोग अब तक 6 करोड़ 64 लाख से अधिक टेस्ट संपन्न कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश ने अब तक 5 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन भी दे दिया है। कल आपने देखा होगा, एक स्पेशल ड्राइव हमने चलाया था कि भाई अगर अचानक हमें वैक्सीन उपलब्ध हो जाए और हमें पूरे प्रदेश के अंदर एक स्पेशल ड्राइव चलाना हो, हम कितने दिन के अंदर पूरे प्रदेश को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मात्र 3 महीने में हम उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को वैक्सीन उपलब्ध करवा सकते हैं। कल 28 लाख लोगों को हमने वैक्सीन दिया है, एक दिन में 28 लाख से अधिक लोगों को। ये एक दिन में नहीं हुआ भाई। इतनी मैन पावर को प्रशिक्षित करना, इतने स्थानों को हम लोग कोल्ड चेन को मेंटेन करते हुए वैक्सीन को वहां पहुंचा देना, हर एक व्यक्ति को व्यवस्था के साथ बिठाना। आप हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में एक बार जाके देखें ना, आपको वेटिंग एरिया मिलेगा, साफ सफाई के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग बैठ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था वहां पर है, वैक्सीन लेकर के फिर ऑब्जर्वेशन एरिया में भी दोनों की, यानी वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की भी व्यवस्था है और वहां पे बैठ करके वो आराम से इस बात को देख सकता है कि उसमें कहीं कोई इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ये सभी चीजें देखने को मिल सकती है। हेल्थ की बात हो गई महाराज जी। अब ये जैसे मैं कल गोरखपुर में उतरा, इस शहर में मैं 1982 में पहली बार आया था, तब से आता रहा हूं। शहर पूरी तरीके से बदल गया। आप अयोध्या में काम कर रहे हैं, बनारस में कर रहे हैं, मथुरा में कर रहे हैं, तो सारा ध्यान क्या गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, काशी में ही है या
या प्रदेश के अन्य शहर भी इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं? देखिए, मैं जब मुख्यमंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में काम करता था तो गोरखपुर में मेरा फोकस होता था। आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हूं तो पूरे प्रदेश को हमने केंद्र में लिया है। जो बात आप यहां पे कर रहे हैं, जब आप आगरा में मिलेंगे तो आगरा में भी आपको यही चेंज दिखेगा। आप प्रयागराज में गए होंगे कुंभ के समय में तो यही सब चेंज आपको देखने को मिला होगा वहां पर। और प्रयागराज कुंभ तो 2019 में हमने संपन्न किया था। हमारी सरकार को तब आए हुए मात्र 2 साल भी नहीं हो पाए थे, पौने 2 वर्ष हमारी सरकार को हुए थे, तब कुंभ आ गया था। और कुंभ का भव्य आयोजन हमने तब किया था, और उससे पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल करके हमने रख दिया था वहां का, प्रयागराज का। पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग इस बात को कर रहे हैं, खासतौर पर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी। हमारे 54 ऐसे नाके हैं जो दूसरे राज्यों से या देशों से मिलते हैं। 4 लेन की कनेक्टिविटी से हमने उनको सबको जोड़ा है। हर जिला मुख्यालय को, हर तहसील मुख्यालय को 4 लेन और 2 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी लगभग फाइनल स्टेज में है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये सब गोरखपुर में नहीं है, ये सब प्रदेश के अंदर फैले हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से चलता है, बाराबंकी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर होते हुए यह वाराणसी बलिया मार्ग के साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से निकलता है, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, फिर आपका झांसी और जालौन होते हुए वह लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ जाता है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से चल रहा है और प्रयागराज तक आएगा। तो ये प्रदेश के अंदर फैला हुआ क्षेत्र है। मेट्रो, आप देखें, जब हम लोग आए थे प्रदेश में, एक भी सिटी हमारी ऐसी नहीं थी जहां मेट्रो का संचालन हो रहा हो। आज 4 सिटी में हमारी मेट्रो संचालित हो रही है, 2 में चल रहा है। नवंबर में आगरा और कानपुर में नवंबर तक मेट्रो का संचालन वहां पे संपन्न कर देंगे। इसके अलावा अन्य सिटी में भी हमारी कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसमें गोरखपुर भी है, वाराणसी भी है, प्रयागराज भी है, झांसी भी है, मेरठ भी है, इन सबको भी जोड़ रहे हैं। दिल्ली से मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेस हाईवे के साथ हम जोड़ रहे हैं। आज से 4 साल पहले कोई मेरठ से दिल्ली जाता था तो उसको 3 घंटे से कम नहीं लगता था। आज आप जाइए, मेरठ से आप अपनी यात्रा शुरू करिए, 45 मिनट के अंदर आप दिल्ली में पहुंच जाएंगे। ये जो व्यवस्थाएं दी हैं, हर एक जगह इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, और मुझे लगता है कि गोरखपुर में भी वही कार्य देखने को मिल रहे हैं। सड़कें अच्छी हो गई, शहर अच्छे हो गए, लेकिन लोगों के जॉब्स का क्या हुआ? रोजगार कैसे बढ़ेंगे? देखिए, कैसे लोग जिएंगे? ये जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, इसको डेवलप कर रहे हैं, ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं है, ये निवेश के लिए भी है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर दोनों चीजें की है। मुझे मालूम था कि प्रदेश में लोग क्यों नहीं आना चाहते। कोई भी निवेशक से जब हम बात करते थे या हमारी टीम जाती थी, बातचीत करती थी, तो वो एक बात कहता था कि देखो, यूपी में हम लोग आना नहीं चाहते क्योंकि वहां पे काम का माहौल नहीं है। मैं औरों से पूछता था, यार इनसे थोड़ा जानकारी लो, क्या काम का माहौल नहीं है। देखिए, प्रारंभ मार्च 2017 से लेकर के जून 2017 तक मेरी अलग अलग टीमें इस पे काम कर रही थी। आखिर क्या काम का माहौल नहीं, पूछो तो कोई तो बात होगी। भ्रष्टाचार के कारण नहीं आ रहे हैं, खराब कानून व्यवस्था और दंगों के कारण नहीं आ रहे हैं, नौकरशाही की जो है अकर्मण्यता के कारण नहीं आ पा रहे हैं, और क्या कारण है बोले। वही सब चीजें गिनती थी कि साहब कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, यूपी के अंदर खराब है,
कहीं कोई निवेशक आता है, दंगा होता है, महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता है, काम सब ठप हो जाता है, पूंजी डूब जाती है। कोई हम किसी कार्य के लिए आवेदन करते हैं तो हमें एक एक कार्यालय में महीनों महीनों जाना पड़ता है, तब भी समयबद्ध ढंग से कोई कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाता है, या हर एक स्तर पर बेईमानी और भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था। तो हम लोगों ने दोनों चीजें की। एक, अपराध और अपराधियों के प्रति जो हमारी सरकार ने आने के तत्काल बाद कहा था, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे, उस पर कार्य हमारा प्रारंभ ही हो चुका था। आप देखे होंगे 4.25 वर्ष का कार्यकाल हमारी सरकार का पूरा हुआ है। सितंबर में 19 सितंबर को 4.5 वर्ष का कार्यकाल सरकार का पूरा होगा, और 19 सितंबर आप देखेंगे 4.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। आखिर यही प्रदेश है जहां एवरेज हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। हत्या, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं जिस तरीके से होती थी, एकदम नियंत्रित किया गया। निवेश के अनुकूल वातावरण बनाया गया, हर एक निवेशक को सुरक्षा प्रदान की गई, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण दिया गया, प्रदेश के परसेप्शन को बदला गया। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से हम लोगों ने सभी व्यवस्थाओं को बहुत सरल किया, आसान किया, और निवेश के लिए हम लोगों ने 21-22 अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई पॉलिसीज तैयार करके उसको पब्लिक डोमेन में डाल करके पब्लिक कमेंट भी लिए, और फिर उसकी पॉलिसी तैयार करते हुए उसको लॉन्च भी कर दी। 6 महीने के बाद मैंने अपनी टीम से फिर कहा, मैंने कहा भी आप जाइए, निवेशकों से बातचीत करिए, कितने लोग आते हैं। हमारी टीम को तब भी इतना वो नहीं था। वो लोग आए, उन्होंने कहा 20 से 25 हजार करोड़ का निवेश मिल जाएगा। मैंने कहा भी जहां जीरो था वहां 25,000 पे पहुंचे ना। मैंने कहा यूपी की आबादी 22 करोड़ है, उस समय 22 करोड़ की आबादी थी, 22-23 करोड़ की आबादी थी। मैंने कहा ये काम करो कि यूपी की आबादी को देख के इस 20-25 को थोड़ा 2 लाख तक पहुंचाइए आप। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा देखो 6 स्थान तय करो देश के अंदर जहां आप रोड शो करिए, किसी एक में मैं आऊंगा, और जिसमें मैं आऊंगा मैं उसमें आपको इस बात के लिए गारंटी देता हूं कि मेरे आने के बाद 2 से 2.5 लाख करोड़ का निवेश मैं उसी दिन लेके आ जाऊंगा आपके लिए। ये टीम गई हमारी, अलग अलग जगह गई। एक पहले दिल्ली गई, दूसरी कोलकाता गई, तीसरी हैदराबाद गई, चौथी बेंगलोर गई, 5वीं अहमदाबाद गई। कुल मिलाकर के 25,000 करोड़ का ये लोग लेकर के आ गए। और फिर छठी में मैं मुंबई स्वयं गया, और मुंबई जिस दिन मैं गया हर एक बड़े निवेशक से मैंने स्वयं बातचीत की, और 2.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव उसी दिन मुझे प्राप्त हो गया था। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने यूपी के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कराया था, उस समय हम लोगों को 4 करोड़ 67 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अब तक हम लोग 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवा चुके हैं। स्वतः रोजगार के साथ जोड़ते हुए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की हमारी योजना है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की है, या एमएसएमई का जो एक बहुत विशाल जाल फैला हुआ है यूपी के अंदर। इसके अनुकूल वातावरण देने का परिणाम क्या है? लगभग 60 लाख से अधिक नौजवानों को हम इसमें उस रोजगार के साथ जोड़ चुके हैं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी भी हमारी सरकार अब तक उपलब्ध करा चुकी है। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य और बेरोजगारी की दर प्रदेश के अंदर सबसे कम। अगर आप देखें नेशनल फिगर को अगर आप उठा करके देखेंगे तो ये सारे तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर इसी बात को लेके दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की रीढ़ होती है, उसका बैकबोन होगा। हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं तो केवल एक सड़क नहीं बना रहे हैं, इस सड़क के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर औद्योगिक क्लस्टर भी हम विकसित करने जा रहे हैं।
तो पूर्वांचल का पानी और जवानी दोनों काम आएगा यहाँ के? पूर्वांचल की का पानी और पूर्वांचल की जवानी इतनी महत्वपूर्ण है कि दुनिया के तमाम देशों में नेतृत्व दे रहे हैं। तो लोकल लीडर्स पैदा होंगे यहाँ पर हाँ, उद्योग में और उत्तर प्रदेश में व्यापक पोटेंशियल है, उसको अवसर मिलना चाहिए, उसको अवसर मिलना चाहिए। वो हर एक फील्ड में जाकर बेहतरीन उपलब्धि हासिल करेगा। अभी डीआरडीओ ने कोविड की एक दवा विकसित की है, आपको याद होगा, उसमें से 2 वैज्ञानिक गोरखपुर के हैं। महिलाओं के लिए आपने रोमियो स्क्वाड चलाया, कोई उन्हें परेशान न करे, महिलाएं सुरक्षित हो गई, लेकिन सुरक्षित महिलाओं से ही काम नहीं चलता, हम उन्हें आगे कैसे बढ़ाएं, रोजगार कैसे दें। अब मैं आंकड़े देख रहा था, लखनऊ में जो महिलाओं की शिक्षा दर है वो 73.88% है और गोरखपुर में 59.3% है। ये गैप उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी होगा, उसे कैसे दूर करें। इसी तरह महिलाओं की जब हेल्थ की बात आती है तो 50% महिलाएं उत्तर प्रदेश में एनीमिक मानी जाती हैं, कुछ को गर्भावस्था की प्रॉब्लम है, 25% माल न्यूट्रिशन से नाटी रह जाती हैं। तो इसके लिए महिलाओं के लिए जो आपने एक सुरक्षा का वातावरण तो उपलब्ध कराया, तो उनके समुचित विकास के लिए प्रदेश की क्या योजना है? देखिए, हम लोगों ने अभी 2 चीजें शुरू की थी। विगत वर्ष 2020 में हम लोगों ने एक मिशन शक्ति का एक अभियान प्रारंभ किया था। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन को लेकर के था। आप आश्चर्य करेंगे कि कितने अच्छे उसके परिणाम आ रहे हैं। हमने अब तक प्रदेश के अंदर लगभग 52 लाख ऐसी महिलाओं के साथ सीधे संवाद बनाया है जो किसी न किसी महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जुड़ी हुई हैं और स्वतः रोजगार के साथ काम कर रही हैं। देखिए, उसी में से एक महिला स्वयंसेवी समूह बुंदेलखंड में काम कर रहा है, बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में। 2019 में मैंने उसका शुभारंभ किया था। गांव की महिलाओं का समूह है और आप आश्चर्य करेंगे कि अब तक उनका पिछले 2 वर्ष के अंदर जो नेट जो उनका जो भी आय जी, उन्होंने जो अपना बिजनेस किया है 80 करोड़ का किया है और 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट उनको हुआ है। ये महिलाओं का एक समूह है जो बुंदेलखंड के 6-7 जनपदों में काम कर रहा है, बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में। हम लोगों ने उसी तर्ज पर भारत सरकार को अपनी सक्सेसफुल स्टोरी को वहां प्रस्तुत किया। अब हम उसमें 3 नए क्षेत्र खोले हैं, एक गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के लिए, एक अयोध्या और उसके आसपास की कमिश्नरी को लेकर के, और एक पश्चिम में बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए। हमने 3 क्लस्टर उसके नए विकसित करने की कार्रवाई शुरू की है। भारत सरकार ने उसमें वित्तीय मदद देने की भी कार्रवाई प्रारंभ की है। अभी मैंने हाल ही में एक कोई भी महिला स्वयंसेवी समूह जब कार्य प्रारंभ करता है तो उनको हम लोग रिवॉल्विंग फंड देते हैं अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो वह अभी 42,000 ऐसी महिला स्वयंसेवी समूह को हम लोगों ने किया था। लगभग 4.5 लाख महिला स्वयंसेवी समूह काम कर रही हैं और उनके साथ 52 लाख जो महिलाएं हैं उनके साथ काम कर रही हैं। एक दूसरा, महिलाओं को ग्रेजुएशन तक शिक्षा फ्री। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के और उसके सीनियर सेकेंडरी या उसके बाद सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री कोर्स करने तक 15,000 रुपए की राशि सरकार उसको उस बालिका के नाम पर उपलब्ध करवा रही है। बालिका शादी योग्य हो जाती है तो 51,000 रुपए की राशि सरकार उसको उपलब्ध करवाती है। हम आर्थिक रूप से महिलाओं को स्वावलंबी अगर बना लें
तो वह स्वयं भी जागरूक हो सकते हैं, अपने परिवार को भी जागरूक कर सकती हैं। और इसीलिए सरकार ने सभी कदम उठाए थे, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो एक नई जनसंख्या की नीति घोषित की है, जिसपे कुछ लोगों ने विवाद खड़ा करने का प्रयास किया था, ये नई जनसंख्या की नीति इसी बात को ध्यान में रखकर की गई। उसके फोकस, उसके पीछे क्या, जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए हम लोग जागरूक करें, पहले एक जागरूकता का अभियान चलाएं। लेकिन उसका मुख्य फोकस क्या है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लेके जाना, न्यूनतम स्तर पर। अभी हम नेशनल एवरेज से भी काफी दूर हैं। यद्यपि पिछले 4 वर्षों के अंदर कुछ सुधार हुआ है, लेकिन हम उसको संतोषजनक नहीं मान सकते। हमें नेशनल एवरेज से भी न्यूनतम स्तर पर लेके आना है, और उसके लिए ही ये प्रयास हमारे प्रारंभ हुए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करना, हर एक स्तर पर महिलाओं को रोजगार और नौकरियों के साथ जोड़ना। उत्तर प्रदेश में आप आश्चर्य करेंगे, पिछले 4 वर्षों में कितनी बालिकाओं को हमने पुलिस में भर्ती किया है। 30,000 बालिकाएं भर्ती हुई हैं पुलिस में, अकेले 30,000 बालिकाएं, रिकॉर्ड हो गई। और 1,20,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है बेसिक शिक्षा में, अकेले बेसिक शिक्षा में, इसमें से लगभग, जो मैं आंकड़े मेरे ठीक होंगे तो मैं मानता हूं कि ये लगभग 55% इसमें महिलाएं भर्ती हुई हैं। और कितनी योग्य हैं, उनकी योग्यता देखें ना। कल ही गोरखपुर की एक बालिका जो सहायक अध्यापिका थी, यूपी पीसीएस में उसका सिलेक्शन हुआ है, और कल ही एसडीएम का नियुक्ति पत्र मैंने स्वयं उनको उपलब्ध कराया है लखनऊ में। ये अच्छे लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि महिलाएं अब जागरूक न हो रही हों, लेकिन मुझे लगता है इसमें अभी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। समाज को इसके प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाई जाने की आवश्यकता है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप पर लिखा हुआ, आपका तो नहीं है वो, और ये एक आला है नया। इसकी लाइनें हैं, बड़े बड़े मुख्तार माफिया डर के मारे ही मर जाएं, अपराधी के घर बुलडोजर जेहल जाके खुद छिप जाएं, योगी बाबा बड़े लड़ैया जिनकी बार सही ना जाए। तो ये जो इसमें एक नाम भी आता है। तो आपकी ये जो माफिया वाली नीति है, मैंने आपसे कहा था कि बाद में उस पर आऊंगा, बड़ी इनोवेटिव है पुलिस के लिए। वीपी सिंह से मैंने आपसे एक इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स के, ये याद होगा आपको, पूछा था कि वीपी सिंह के वक्त में थानों में एक प्रोफार्मा रहता था कि बस उसमें नाम, पते और तारीखें बदलती थी, लोग बदलते थे, वो प्रोफार्मा चलता रहता था एनकाउंटर का। अब बड़ी इनोवेटिव हो गई, कभी गाड़ी पलट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये क्या है, ये आल्हा और आल्हे की लाइनें और फिर ये इनोवेशन जो पुलिस के हैं, तो इसमें देखिए ये आम जन की भावनाएं हैं। पब्लिक क्या चाहती थी यूपी के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा अपने उस लोक कलाकार को जिसने अपनी भावनाएं लोक गाथा के रूप में अभी मैं उसकी एक लाइन और कोट करूंगा इसके बाद, पहले आप जवाब दे लें। और ये वास्तव में आम जन की भावनाएं हैं, लोग क्या चाहते हैं। मुझे एक बात बताएं ना, कि कोई कुछ भी कहता रहा हो, अगर भारत सरकार ने देश के अंदर एक निर्णय लिया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को, जो भारत के अंदर विगत 5 वर्ष पहले से रह रहे हैं, उनको हम नागरिकता देंगे, तो शेष लोगों को परेशानी क्या हो रही है। यानी पाकिस्तान गलत करे और उन लोगों को न्याय देने का काम अगर भारत कर रहा है, तो परेशानी कुछ लोगों को हो रही है। और उस समय फिर यहां आगजनी करना, तोड़फोड़ करना। हमने तब भी यहां पर एक कानून बनाया था और हमने कहा कि जो तोड़फोड़ और आगजनी करेगा तो इसकी कई गुना वसूली कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था कि साहब हम लोग गलत कर रहे हैं, यानी हम आगजनी करने की छूट दे दें, तोड़फोड़ करने की छूट दे दें, ये नहीं स्वीकार हो सकता है। और राज्य सरकार अपने जो भी निर्णय लेगी, 24 करोड़ जनता के व्यापक हित को ध्यान में रख के निर्णय लेगी, लेकिन जनता का खून चूसने और व्यापारियों का उत्पीड़न करने की छूट सरकार किसी भी माफिया और पेशेवर अपराधी को नहीं दे सकती है। और हम लोगों का ये
पहले दिन से जो संकल्प है हम उस संकल्प के साथ आज भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़े एक एनकाउंटर को तो पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश हो रही है इलेक्शन का। देखिए, इस प्रकार के इशू कभी भी पॉलिटिकली जो है टिक नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं टिक पाते हैं कि उन राजनीतिक दलों को स्वयं कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा कि राजनीति के अपराधीकरण को लेकर के उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी जनता के सामने। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता किसी अपराधी, किसी माफिया और किसी आतंकवादी को कभी महिमामंडित नहीं कर सकती है। अगर करती तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। फिर इसी आला की कुछ लाइनें और भी हैं, कुछ तो बहुत बढ़िया हैं। घर घर राशन बिजली पहुंचे, चोर उचक्के गए लुकाए। लेकिन अगली लाइनें बड़ी अद्भुत हैं और इससे लोगों को डर लगता है। कुछ लोगों को, तन से हिंदू मन से हिंदू, जय जय श्री राम सुनाए योगी बाबा बड़े लड़ैया। तो ये जो सबका विश्वास वाली बात थी, ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में उनको पूरी तरीके से वो महफूज नहीं है। देखिए शशि जी, मैं जो है मुझे पिछले 2 वर्ष के दौरान हर तबके के धर्माचार्यों से, धर्मगुरुओं से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। कोरोना के दौरान खास तौर पर, या अलग अलग समय में मैंने उन लोगों को बुलाया भी है। उनकी बातों को सुनता हूं, बहुत ध्यान से सुनता हूं। अच्छी बातें बोलते हैं लोग, अच्छा सुझाव भी देते हैं। और मेरा सबसे वही आग्रह रहता है, आज देखिए ना, उत्तर प्रदेश का हर तबका इस बात को स्वीकार करता है ना कि साहब दंगे नहीं हुए हैं तो इसमें हर व्यक्ति सुरक्षित है। अगर दंगे होंगे, हिंदू मरेगा तो क्या मुसलमान सुरक्षित रह जाएगा? अगर एक तबका मरेगा तो दूसरा भी तो उसकी चपेट में आएगा। एक तबका सुरक्षित है तो दूसरा तबका भी सुरक्षित अपने को महसूस करे। तो ये उनकी अपनी भावनाएं हैं और मुझे लगता है कि हमें उन भावनाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ करके देखना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा कि जिसको जय श्री राम बोलने में कोई संकोच होता हो। सभी नागरिकों को आप जय श्री राम बोलने को कह रहे हैं? वो एकदम बोल सकता है भाई, राम हमारे पूर्वज थे। और ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया अपना पूर्वज राम को मानता है। और हम भारत के लोग किस उसमें जी रहे हैं? अरे राम हमारे पूर्वज थे, इस पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। अगर इंडोनेशिया इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें करना चाहिए। अब मैं यानी अयोध्या में हमने दीपोत्सव का आयोजन 4 वर्ष पूर्व जब प्रारंभ किया था, इंडोनेशिया की रामलीला को मैंने स्पेशली वहां बुलाया था। सभी पात्र मुस्लिम थे, क्योंकि नाम जब पूछता था उनसे तो वो नाम एकदम विशुद्ध संस्कृत नाम होते थे। तो मैंने उनसे जब पूछता था भी आपका मजहब या धर्म क्या है, तो इस्लाम बोलते थे। और मैं उनसे पूछता था कि भाई आप जो है इस्लाम के अनुयायी हैं, नाम आपका जो है विशुद्ध संस्कृत निष्ठ है, और रामलीला में कोई राम बना है, कोई सीता बनी है, कोई हनुमान बना है, कोई रावण बना है, कोई कुछ और बना है, आखिर ये सब क्या है? क्योंकि यहां बनेंगे तो यहां पे तो बवाल हो जाएगा। उसने कहा वे बवाल करने वाले बवाली हैं, इनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। राम हमारे पूर्वज थे, इस पर हमें भी गर्व की अनुभूति होती है। और जब हमें अयोध्या का आमंत्रण मिला, आप सोचेंगे वो रामलीला हमसे कोई मानदेय नहीं लेती है, वो केवल इस बात पर उन्हें गौरव की अनुभूति होती है कि साहब हम राम की धरती पर जा रहे हैं, अपने पूर्वज की धरती पर हम जा रहे हैं। और इस बात को लेकर के वे लोग आते हैं यहां पे। तो ये हमारे लिए तो ये बहुत गौरव की बात विषय होना चाहिए कि राम से हमारा संबंध है और राम हमारे पूर्वज थे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई नहीं मानता है तो मुझे तो उसके डीएनए पर और उस पर भी थोड़ा वो होता है। इस पर सवाल बहुत से उभर रहे हैं मेरे दिमाग में, लेकिन मैं अगली बातचीत के लिए उनको छोड़ देता हूं क्योंकि घड़ी का इशारा कुछ और है। मैं अब उम्मीद करूंगा कि जो लोग, कुछ लोगों के सवाल थे
लेकिन मैं उनसे माफी चाहूंगा इसलिए कि आपके हिस्से का समय मैं खा गया। इस अतिक्रमण के लिए मुझे माफ कीजिएगा। और जिन लोगों को हमें पुरस्कृत करना है अच्छे कामों के लिए, उनको अब आप मुझे लगता है बुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बेबाकी से अपनी सारी बात रखने। नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा पूर्वांचल के विकास को लेकर के, और हिंदुस्तान ने यह समागम गोरखपुर में आयोजित किया है। मैं इसके लिए हृदय से हिंदुस्तान परिवार को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। बहुत ही विचारोत्तक हम लोगों ने विचार आपके सुने और सबने उससे प्रेरणा ली है। हिंदुस्तान की इस आज की श्रृंखला में जिन 50 प्रमुख लोगों को बस्ती और गोरखपुर मंडल के विभिन्न जनपदों से यहां एकत्रित किया, तो सीएम योगी की तमाम बातें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपने सुनी। इंसेफ्लाइटिस रोग पर काबू पाया जाएगा। पहले व्यापारियों को गुंडा टैक्स लगता था, लेकिन अब व्यापारी व्यापार करने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करते हैं। तो ये तमाम बातें ऐसी रही जो आज सीएम योगी ने मन से कही। कोरोना प्रबंधन में देश में नंबर 1 उत्तर प्रदेश रहा। जहां तक उत्तर प्रदेश में कोरोना की बात हुई, यही कहा गया कि इतना बड़ा प्रदेश है, किस तरह से आके कोरोना से इससे लड़ा जाएगा। लेकिन इस प्रबंधन में हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व, दूसरी लहर में स्थिति को पैनिक बनाया गया, लेकिन स्थिति उतनी पैनिक थी नहीं। दिल्ली के कोरोना की स्थिति को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ में भी हम लोगों ने मानवता के नाम पर सेवा दी है। थर्ड वेव से निपटने के लिए पूरी तैयारी हमने की है। 3 महीने में पूरे प्रदेश में कहा यह जा रहा है कि वैक्सीनेट करने की बात हो रही है। दिल्ली के कोरोना मरीज भी उत्तर प्रदेश में आकर इलाज कराते रहे। तो ये तमाम बातें आज सीएम योगी ने मन से कही। गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ या फिर व्यापारियों की बात उन्होंने की है कि किस तरह से लगातार प्रगति कर रहा है प्रदेश। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।